जनता के दिलों में ही बसती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अपने में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र को ही दर्शाया है, जिसमें झारखंड के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के विषयों का समाविष्ट किया गया है। इसमें हमारे राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प, समावेशी विकास और नए नवाचारों के अनुप्रयोग की भी झलक दिखाई पड़ती है। मान्यवर, अगर देखा जाए तो सरकार की विकास नीति का रथ पिछली सरकार से ही प्रारंभ हो गया था, जिसे वर्तमान में आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कुल 87 का विस्तृत विश्लेषण कर पाना संभव नहीं है, परंतु कुछ ऐसी विकास परक योजनाएं हैं जो सरकार की उनकी उपलब्धियों के रूप में पूरे झारखंड क्षेत्र के जनमानस के लिए एक अच्छा संदेश देने का काम करेगा। अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना, और बिजली की मुआफी, लाखों अभ्यर्थियों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 28 नवंबर 24 से प्रारंभ विकसित झारखंड की यात्रा युवावस्था में आ गई है, जिसमें सरकार का मुख्य लक्ष्य परामर्शी, उत्तरदायी, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कार्य संस्कृति के माध्यम से लोगों को जुड़ना है। विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए झारखंड एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 23 एवं झारखंड निर्यात प्रोत्साहन नीति 23 का अधिसूचना होना झारखंड के लिए उद्योग धंधों का नया रास्ता निश्चित रूप से खोलेगा। महोदय, किसानों के हितों की बात की जाए तो सरकार द्वारा अब तक 1.7 लाख किसानों की 366 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जाना हमारी सरकार का उनके प्रति समर्पण को दिखाता है, क्योंकि किसानों के प्रयास के बिना सुखद और खुशहाल झारखंड की कल्पना नहीं कर सकती है, जिसमें बिजली की जो मुआफी हुई है उससे भी किसान काफी खुश हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो गांव के पिछड़ेपन को दूर कर उनका चौमुखी विकास करने में महिलाओं की भागीदारी 48.57% हो जाना महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। महोदय, शिक्षा के लिए कई मापदंड हैं, अर्थात जिस राज्य की शिक्षा अच्छी और उच्च कोटि की होगी वह राज्य उतना ही विकसित माना जाता है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य में 3 अन्य स्थानों पर बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका जिले का चयन किया जाना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। वहीं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए मातृभाषा पर आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था को 1041 विद्यालय में लागू किया जाना यह दिखाता है कि हमारी सरकार जनजातीय भाषाओं को पहचान दिलाने में संवेदनशील है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने देश विदेश के स्तर पर अपना नाम कमाया है और राज्य को गौरवान्वित किया है। इसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धि के आधार पर मेधावी खिलाड़ियों तथा खेल प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार दिया जाना यह दिखाता है कि सरकार सदैव उनके पीछे खड़ी है और उनके लिए काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय,
स्वास्थ्य सुविधा को राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेषकर हमारे आदिम जनजातीय समुदाय बाहुल्य ग्रामों के निवासियों के लिए चलित ग्राम क्लिनिक योजना की स्वीकृति मिलना, बीपीएल मरीजों को तथा 72,000 प्रतिवर्ष से कम कमाने वाले वर्ग को मुफ्त डायलिसिस सेवा देना माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि बातें तो बहुत हैं, इसलिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के संदर्भ में पुरजोर समर्थन करते हुए आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार की जो समावेशी विकास की सोच है उसे और भी आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर कार्य करेगी। अतः मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिया, क्योंकि मैं महामहिम के अभिभाषण के समय पूरी तरह से मैं सुन रहा था, लेकिन हमें लग रहा था पूरा सदन ही नहीं बल्कि ट्रेजरी बेंच भी इतना निराश थे उस भाषण को सुन करके। हम देख रहे थे कि कभी भी कोई क्लैपिंग नहीं हुआ, कोई खुशी कभी भी कोई सदस्यों ने इजहार नहीं किया। वित्त मंत्री थोड़े से प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन कोई लोग साथ नहीं दे रहे थे। तो आप ये समझ सकते हो कि इस भाषण में क्या है और क्या नहीं है। सामान्यतया इस प्रकार के राष्ट्रपति का हो या राज्यपाल का जो भाषण होता है तो पिछले कामों का भी थोड़ा उल्लेख होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो पिछले कामों का कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। मानो कि 28 नवंबर से ही ये सरकार चल रही है। वास्तव में सरकार ने पिछले 5 वर्षों तक कार्यकाल को अपनी पूरा किया है। उपलब्धि भी कुछ बताते और आगे हम क्या बढ़ेंगे, लेकिन उपलब्धि क्या बताएंगे जो कि 5 वर्षों में क्या क्या हुआ है इस राज्य में घटना वो बता नहीं सकते हैं। वो बताएंगे तो फिर सब लोग शर्मसार हो जाएंगे। तो इसलिए उन चीजों को इन्होंने छोड़ करके 28 तारीख से इन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। मैं कहूंगा कि स्टीफन जी बहुत पुराने सदस्य हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जब इन्होंने भाषण के प्रारंभ किए इन्होंने, तो उन्होंने सबसे पहले आप सबने सुना, हम सबने सुना कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बड़ी धन्यवाद दिया। उसके लिए मैं स्टीफन जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उनके जो सहयोगी साथी है कांग्रेस पार्टी को, उनको इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर कोई विश्वास ही नहीं होता है, भरोसा ही नहीं होता है। हम स्टीफन जी से भी चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा मित्र लोगों को भी समझाया करिए कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से चुनाव कराती है और इसमें व्यवस्था। प्रदीप जी बोलने दीजिए, प्रदीप जी बोलने दीजिए। क्या व्यवस्था है, बोलने दीजिए। अब व्यवस्था वाला को हम रोक रहे हैं। बोलिए 1 मिनट बाबूलाल जी, 1 मिनट। मेरी व्यवस्था ये है अध्यक्ष महोदय कि कांग्रेस का विश्वास नहीं है। बाबूलाल जी ये बताएं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने पहले जो इलेक्शन कमीशन चुनने के लिए प्रतिपक्ष को रखा जाता था, न्यायाधीश होते थे, जस्टिस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों हटाया, इसका जवाब है इनके पास। चलिए बोलिए बाबूलाल जी, आप बोलिए। चलिए बोलिए, हो गया बाबूलाल जी बोलिए। मान्य सदस्य नवीन जी बोल रहा है, भाई वही बात बोल रहा है, बोल रहा है नेता बोल रहा है। देखिए मैं समझता हूं कि विधायक जी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन इनकी भी आदत है कि थोड़ा बोलने की, ताकि टेलीविजन में लोग देख सके। भाई पूरी कांग्रेस पार्टी की राज रही है लंबी समय तक, और उस समय कहीं भी कोई चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के सदस्यों के और अध्यक्ष के चुनाव में कहीं नहीं भूमिका होती थी। और फिर किस अवस्था में वो बनी, कोर्ट ने वो निर्देश दिया और फिर बाद में कानून बनाए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने,
और उसके बाद अपोजिशन के लीडर को समायोजित किया। कभी पहले तो समायोजित ही नहीं होते थे। तो मैं कह रहा था कि स्टीफन जी ने इसको काफी अच्छे ढंग से, और मैं इसकी सराहना करता हूं कि जो अच्छा काम करते हैं उनकी हमें शाबाशी देनी चाहिए, अच्छे बोलते हैं उसके लिए, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अच्छा कहा, ईवीएम को अच्छा कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं थोड़े से किसानों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि किसानों के बारे में काफी चर्चाएं हुई और मानो ऐसा बता रहे थे, पेश कर रहे थे कि ये सरकार किसानों के कितनी बड़ी हितैषी है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कोसों दूर है। वास्तविकता आप याद करिए, अभी अभी तुरंत चुनाव हुआ है। चुनाव के समय इन्होंने क्या कहा था? पूरे मंच में कहा था, इनके घोषणा पत्र में 3200 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल धान के किसानों के अध्यक्ष जी ये खरीदारी करेंगे, जनता की अदालत में बोल करके आए। इनका घोषणा पत्र है, मैं इसको लाया नहीं हूं, कल दिखा रहे थे। आप कितना में आप कितना में खरीद रहे हैं? 2400 रुपया में। 2300 रुपया तो भारत सरकार देती है, 100 रुपया बोनस दे रहे हैं, यानी 800 रुपया तो अपने घोषणा से आप मुकर गए, और इसके बाद भी किसानों की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों को साल में 6000 रुपया दे रहे हैं, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधा भेज रहे। उसके बाद आज भी आप सबने देखा कि प्रश्नकाल में भी आया था, सरकार ने किसानों के लिए कहा था कि हम 60 लाख धान की खरीदारी करेंगे, 60 लाख कुंटल धान की खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार का ही उत्तर है, आज उन्होंने उत्तर दिया है मात्र 37% ही खरीदारी हुई। उसमें भी आप कह रहे अप्रैल तक की खरीदारी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है, हम सब गांव से आते हैं, झारखंड में छोटे छोटे किसान है, कोई अप्रैल तक धान को नहीं रख सकता है, 15 अप्रैल तक। वो तो खुले बाजारों में 1800-1900 रुपया प्रति क्विंटल में वो बेच रहे हैं, यानी आप भी उसको ठीक प्रकार से खरीदारी नहीं कर रहे। होना क्या चाहिए था? झारखंड में एक ही फसल होता है जो एमएसपी के तहत आते हैं, जो बिक्री यहाँ के किसान कर पाते हैं, वो धान ही होता है। गेहूं भी नहीं होता है, तेलहन दलहन भी यहाँ के किसान उतना बेच नहीं पाते। तो सरकार का काम था ये धान की खरीदारी कम से कम ईमानदारी से और खरीदती, और जो इन्होंने घोषणा किया था उसको पूरा करते, लेकिन उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये धान के बारे में जो इन्होंने इतनी लंबी लंबी बातें की किसानों के बारे में, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में सारे बातों को इन्होंने रखा है। उसके साथ साथ मैं एक बात भ्रष्टाचार के बारे में कहूंगा कि भ्रष्टाचार की ये चर्चाएं खूब हुई, सबों ने किया है चर्चाएं कि भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, उसके लिए कृत संकल्प है सरकार, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक स्थिति है क्या राज्य में? हम सब लोगों को ईमानदारी से उस पर विचार करना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं आज ब्लॉक की स्थिति क्या है, अंचल में क्या है, थाना में क्या है, किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, किसी से पैसा नहीं, किसी से बिना पैसे के काम नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण कहूंगा भ्रष्टाचार का, वो रांची का, और रांची में भी सीएम आवास के सामने का मामला है, कोई दूर का नहीं है, और वो भी आदिवासी है, जो अपने को सरकार कहते हैं हम आदिवासियों के हितैषी है। उसमें एक इंद्रदेव मुंडा है, कठल गोंदा का रहने वाला, 91 डिसमिल उनकी जमीन है। 2002 से लेकर के 2018 तक उन्होंने सिविल कोर्ट में केस लड़ा, और सिविल कोर्ट में केस उनको जीता, डिग्री मिला उनको, और इसके बाद रसीद काटने के लिए सीओ के यहां तक आना जाना करते रहा, लेकिन नहीं हुआ। तो अंत में फिर वो हाई कोर्ट चले गए अध्यक्ष महोदय, और हाई कोर्ट ने उनको जजमेंट दिया कि उनका रसीद कटे 2023 के अक्टूबर में। तो आज तक उनका रसीद नहीं कटा। आज मैंने उनको बुला करके पूछा क्या हुआ, बोला कि अब सरकार फिर से गई है सिविल कोर्ट में। अब बताइए गरीबों को कैसे न्याय मिलेगा? दीपक बिरुआ जी यहाँ बैठे होंगे,
आप इसको नोट कर लीजिए। अगर सरकार ही इस प्रकार की आदिवासियों को तंग करे, कोई किसी से उनकी लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ रही है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय मैं ये कह रहा था कि ये हालत है भ्रष्टाचार की। और उनसे हमने पूछा ऐसा क्या, तो उन्होंने कहा कि सीओ ने हमको 20 लाख रुपया मांगा था उसके ओर से, हम 20 लाख नहीं दिए, इसलिए मामला को लोगों ने उलझा करके रख दिया। जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय मैं इस सदन का ही फिर मैं उल्लेख कर रहा हूं पुरानी घटना को। यहाँ सीपी सिंह जी पुराने सदस्य, मंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे। आपको याद होगा पिछले सत्र में इसी सदन में एक उपायुक्त के विरोध में उन्होंने कहा था कि आर्म्स के लाइसेंस बनाने में 2.5 से 3 लाख रुपया लिए जाते हैं। हमको उम्मीद थी कि सरकार इनको बुलाएंगे और कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे, लेकिन सरकार ने जांच नहीं कराई। जब इस प्रकार की सरकार चलती रहेगी तो हम कितनों भी भाषण देंगे, ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार समाप्त हो या ना हो, लेकिन कम तो हो सकता है। आज तो क्या है, लोग बोलते हैं सिपाही के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी 1 लाख 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है। अब तो यहां तक लोग बता रहे कि भाई आज अगर हम इनको नहीं ध्यान देंगे, भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए मैं एक ही सूत्र सरकार को मैं कहूंगा, सरकार को, कि भाई आप ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी अफसर से पैसा मत लीजिए, विकास योजनाओं में कमीशन मत लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड की जनता का काम यूं ही हो जाएगा, आप और हम सब लोग यहां भ्रष्टाचार को लेकर के भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सच्चाई आज ये है कि भ्रष्टाचार को लेकर के हर कोई परेशान है। हमारे जैसे आप एसपी को, डीसी को टेलीफोन करने में डरते हैं कि हम करेंगे कि पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं करेगा, जो वाजिब काम है, जनता की परेशानी है। इसलिए मैं आप सबसे यही कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि इसको हमें ध्यान में देना चाहिए। फिर ये कहिए कि बालू के बारे में भी काफी चर्चा हुई। बालू का हम सब लोग जान रहे हैं क्या स्थिति है। बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है और उसमें से आज हमने पता कर रहे थे शायद 30-32 करोड़ रुपया वित्त मंत्री जहां बैठे हुए 17 से लेकर के 2024 तक की जो घटना है पता कर लीजिए, 30-40 करोड़ रुपया ही मात्र शायद राजस्व मिला है। आखिर हो क्या रहा है? आज किसी को कोई फ्री में बालू नहीं मिलता है। मंत्री जी भले बोल दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? महंगी दामों में मिलता है, क्योंकि थाने वाले बालू की ट्रैक्टर को तभी पार होने देते हैं जिनका सिटिंग वहां तक होता है। माननीय सदस्य, मैं ध्यान में है अध्यक्ष महोदय, रोकने का इच्छा नहीं है, मैं जल्दी ही आसन का मजबूत आपकी बात मैं नहीं, इसलिए समय नहीं पूछा था आपको। और आखिरी में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैया योजना की काफी चर्चा हुई। सदस्य प्रदीप यादव जी उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें बोले कि नकल करते, लेकिन वास्तविकता क्या है अध्यक्ष महोदय? अगर ये मैया सम्मान योजना के नाम से सरकार ने यहाँ चलाई, तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने 2023 से ही लड़ली बहना योजना चलाई, तो क्या उसकी नकल कहा जाएगा क्या? अगर नकल भी कोई अच्छे चीजों की होती है तो उसको हमें अच्छा ही मानना चाहिए। लेकिन एक सुझाव मैं वित्त मंत्री जी को जरूर देना चाहूंगा कि भाई इस प्रदेश के अंदर में आपने महिला सम्मान योजना के तहत मां बहनों को आप 2,500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं विकलांग है, जो महिलाएं विधवा है, जो महिलाएं वृद्ध है, वो सबसे अधिक जरूरतमंद है। 1,000 तो आप दे रहे हैं, उनको और 1,500 रुपया बढ़ा दीजिए। हमारी ओर से आपको, मैं वित्त मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं सार्वजनिक रूप से बधाई दे दूंगा, लेकिन आप ये जरूर घोषणा करें। और इसलिए मैं विशेष न कहते हुए, क्योंकि समय का भी मैं ध्यान रख रहा हूं, हमारे बाद में भी पकता है, लेकिन आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी, माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महामहिम के अभिभाषण पे
बोलने का अवसर दिया और मैं महामहिम के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बातों को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, प्रदेश का निर्माण महोदय 24 साल हो चुका है महोदय, और इन 24 वर्षों में महोदय राज्य की जनता को अगर इस बार विश्वास हुआ है तो गठबंधन की सरकार से विश्वास हुआ है, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार है महोदय वो 24 वर्षों में सबसे ज्यादा जो कालखंड रहा, सबसे ज्यादा जो शासन रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन रहा महोदय। वही बोल रहे हैं तो 18 वर्ष काफी लोगों का रहा। हम 6ठा वर्ष में हम प्रवेश किए हैं महोदय, और 5 वर्षों के शासन में हेमंत जी की जो सरकार का जो शासन रहा महोदय, इस शासन में झारखंड की जनता ने 2024 के चुनाव में खुल करके हेमंत जी और इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी महोदय। अब इसमें चाहे ये लोग इल्जाम लगा ले कि आप मैया सम्मान को लेकर के जीते, या ये लोग इल्जाम लगा ले कि आपने झूठा वादा किया, चाहे ये लोग इल्जाम लगा ले कि आपने धांधली किया। इनका काम है महोदय, जब ये सफल नहीं होते हैं तो आरोप लगाना, और ये लगाते भी रहेंगे। लेकिन जब हम राज्य की बात करेंगे तो ये लोग यूपी और प्रधानमंत्री की बात करेंगे, हम राज्य के जनता की बात करेंगे तो ये लोग पार्टी की बात करेंगे। आज के तारीख में राज्य में जो अमन चैन है, राज्य जो विकास के पटरी पे जो दौड़ रही है, चिंता इससे भाजपा और उनके सहयोगी साथियों को है। वो इसीलिए है कि चूंकि इनको फिर से दोबारा सत्ता में आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे पास में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम लोगों ने लागू किया। हम लोगों ने उन योजनाओं को लागू किया जिसको झारखंड की जनता को जरूरत था। हम लोगों ने मैया सम्मान में 2500 रुपया देने का जनता से वादा किया। ये लोग भी गोगो दीदी योजना चालू करने का प्रयास किया था महोदय, और गोगो दीदी योजना जो प्रयास किया वो एकदम झूठा और सरासर अलोकतांत्रिक तरीका से इन लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में पाया क्या कि गोगो दीदी योजना का जो कैंप लगा करके आदरणीय हमारे उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी बयान दिया। प्रभारी जो थे इनके, जो असम के मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि हम गोगो दीदी योजना, दोनों मिलकर के खूब प्रचार प्रसार किया और असावधानिक तरीका से ना, इसीलिए मैं असावधानिक कह रहा हूं इस चीज को क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, तो केंद्र ने वैसी कोई योजना लागू नहीं की थी कि इसका प्रचार प्रसार ये लोग कर पाते। राज्य ने भी वैसी कोई योजना लागू नहीं की थी, लेकिन झूठा प्रचार जनता ने इस चीज को समझा और इसको नकारने का काम किया। हम पे विश्वास किया क्योंकि हम देना शुरू कर दिए थे। अब जो है वैसे हमने 200 यूनिट बिजली माफ किया। 200 यूनिट जो बिजली माफ किया तो ये लोग एक आशंका जता रहे थे कि भाई ये पैसा सरकार कहां से लाएगी, ये पैसा कहां से भरपाई किया जाएगा। एक साइड आप मैया सम्मान दे रहे हैं, दूसरे साइड आप बिजली बिल 200 यूनिट माफ कर रहे हैं, ऊपर से जितना भी बिजली बकाया था कि कंज्यूमर का तमाम बिजली बिल को हम माफ कर रहे थे। इनको परेशानी हुई,
ये सवाल उठाने लगे कि भाई ये कहां से पैसा आएगा। और आज सवाल उठा रहे हैं कि आप नहीं दे रहे हैं। आज इनके लोग भी लाइन में पंक्ति में लगे हुए हैं कि भाई बिजली का बिल माफ हुआ, ताली घर के अंदर बजा जरूर रहे, वो लोग बोल नहीं रहे। केवल इनके लोग भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, ताली बजा रहे, सरकार को शाबाशी भी दे रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और सबसे ज्यादा लाइन अगर लगा हुआ है तो हमने हटिया क्षेत्र में घूम रहा, तो सबसे ज्यादा लाइन लगा हुआ है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। मैंने बोला चलिए कम से कम इस बहाने जो है कि आप मेरी योजना का लाभ तो ले रहे हैं। महोदय, अभी जो है सरकार तो काम कर रही है, सरकार को बहुत सारी योजनाओं पे काम करनी है, हम तो करेंगे ही। हम केवल मीडिया पे शासन चलाने वाले लोग नहीं हैं, हम इस पवित्र जगह से राज्य की जनता के लिए कानून और नियम बना करके उनको सौगात देने वाले लोगों में आपकी तरह नहीं कि हम देशभक्ति की बात करें, भारतीयता की बात करें, और जब हमारे दोस्त हमारे लोगों को कहा जाता है, बड़ा पूरा विश्व पटल में भाजपा के लोग बड़ी जोर जोर से इस बात को कहते हैं, मोदी और ट्रंप जी में गहरी दोस्ती है। और उस दोस्ताना का नजराना पेश किए ट्रंप जी ने कि हमारे भारतीय लोगों को हाथ पांव बांध करके 100 घंटा तक बिना खाए पिए, बिना खिलाए पिले बांध करके इनको देश भेजने का काम किया। उसके बारे में कभी भी इन लोगों में राष्ट्रीयता का भावना नहीं जगेगा। महोदय, एक बार भी कोई भाजपा के नेताओं ने यह नहीं लगाया, ये जरूर कहा कि रूस और यूक्रेन का जो एक बड़ा मीम वहां पे तैयार हुआ था महोदय, कि जब यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हो रहा था तो एक मीम तैयार होता है कि मोदी जी उस वार को रुकवा रहे हैं। अच्छी बात है, हम इतने बड़े समूह के देश हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारा जो लोग वहां पे इंडियन लोग जब अमेरिका से प्रताड़ित होकर के आते, एक शब्द भी नहीं कहते। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो ये लोग मोदी जी का नाम लेंगे। कल जैसे हमारे माननीय एक बहुत सीनियर लीडर, सबके मन में, मैं उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ, मैं उनका अनुसरण भी करता हूँ, लेकिन विपक्ष में है। कल इन्होंने परिचय क्या दिया, झारखंड और यूपी का परिचय क्या दिया कि झारखंड को इन्होंने दीपक कहा और यूपी को सूरज कहा। कल आदरणीय हमारे एक वरिष्ठ साथी ने झारखंड को दीपक कहा और यूपी को सूरज कहा। मतलब अपना जो झारखंडियत पे भी इन लोगों को विश्वास नहीं है, ये झारखंडियत की भावना ही नहीं है। नतीजा क्या है कि झारखंड के लोगों को भी नीचा दिखाने का लोग। अध्यक्ष महोदय, ये लोग कभी एक बार भी नहीं बोलते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी में महोदय ब्रह्मपुत्र नदी में एक मिनट जी बोलिए। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी बोल रहे हैं, बोलते बोलते अमेरिका यूक्रेन चले गए अध्यक्ष महोदय। तो मैं एक बात खाली प्रश्न इनसे करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और ना है, नंबर 1। और नंबर 2, कम से कम राहुल गांधी की तरह तो जाकर के एम्बेसडर के यहाँ चाइनीज एम्बेसडर में मिलते हैं, जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम तो वहां गए ही नहीं। अरे भैया, चाइना की दलाली कितना कीजिएगा? चलिए, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, चाइना का दलाली करना बंद कीजिए। चलिए राजेश जी। महोदय, क्योंकि वरिष्ठ साथी मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन
राज्यवासियों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज भी आजाद भारत का आजादी के बाद आज जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा आपका देशभक्ति का नारा दिया, कभी भी कई एक वर्षों तक उसने तिरंगा का झंडा को फहराने का भी काम नहीं किया। नागपुर का जो मुख्य कार्यालय है आरएसएस का, वहां कई एक वर्षों तक 2002 तक मुझे लगता है कि तिरंगा को फहराया नहीं किया। दूसरा है राहुल गांधी जी वो शख्सियत हैं कि जिनका छवि खराब करने के लिए अरबों खरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का काम किया। महोदय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं महोदय राहुल गांधी। उस गांधी परिवार से हैं जिनका सूची शहादत की सूची में सबसे अव्वल नंबर में गांधी परिवार का नाम आता है। और एक चीज है महोदय, हमारी जो योजनाएं हैं महोदय, ये लोग झूठ का प्रतिबिंब इसको कह रहे थे महोदय। आज के तारीख में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत भाजपा के साथ में चरितार्थ होती है। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा पिछलघु भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे, नाथूराम गोडसे के समर्थक रहे। हम तो भाई गांधी के समर्थक रहे हैं। ये लोग गांधी का नाम विदेशों में तो लेता है, लेकिन दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद में संविधान को बनाने वाले, संविधान को रचने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो को मेन ऑफिस से वहां से हटाया जाता है। हम उस राष्ट्रवादी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही देश के लिए अपना कुर्बानी दिया है। वो सिर्फ शारीरिक कुर्बानी नहीं दिया है, आर्थिक कुर्बानी भी दिया है। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से धर्म को हथियार बना करके अपने राज्य को भी दो टुकड़ों में बांटना चाहती है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राज्य की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रलोभन है, जहां भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में कभी वो नहीं फंसेंगे। क्योंकि राज्य की जनता 1932 चाहती है, राज्य की जनता सरना कोड चाहती है, राज्य की जनता ओबीसी का 27% आरक्षण चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। आज के तारीख में बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में भी इन लोगों ने कहने से परहेज नहीं किया। आज इनके वरिष्ठ और इनके सेकंड पावरफुल लीडर आदरणीय गृह मंत्री ने बाबा भीमराव अंबेडकर तक का कटाक्ष किया। और ये कहावत नहीं है कि बचपन में कोई होता है ना कहावत, जो बच्चों वाली कहावत। स्कूल में जब हम पढ़ते थे, 1 साल पहले अगर कोई बच्चा हमको पीठ में मारा है तो 1 साल के बाद हम उसको पीठ में मुक्का मारेंगे। यही मानसिकता इन लोगों की है। अच्छा, कांग्रेस ने किया तो आप क्या कर रहे हैं, इस चीज के बारे में भी आपको बतानी है। और सुन लीजिए, हम वो जो है क्या गुब्बारे हैं, जितना हमको दबाइएगा उतना हम उड़ेंगे। इसका उदाहरण है आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी। आप जितना भी हमको दबाने का प्रयास करिएगा, राज्य की जनता का विश्वास, जो महामहिम राज्यपाल का जो बजट का जो अभिभाषण है, इसी पे रहेगा। और राज्य जो है झारखंड राज्य, इसी पे हमारा चलेगा। आने वाले दिनों में आप हमारी लाभकारी योजना लीजिए। हम किसानों को भी दे रहे हैं। आप वृद्धा और विधवा पेंशन की बात कर रहे थे, हम तो मैया सम्मान दे रहे हैं। आप जो केंद्रांश है, केंद्र के द्वारा जो यहाँ पे पैसा देना है,
आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? 200 रुपया मात्र आपको देना है विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन में, आप उसको पैसा हमारा रोके हुए हैं। मनरेगा जैसी जो ताकत देश ने यूपीए 2 ने दिया, मनरेगा जैसा एक हथियार दिया गरीब को रोजगार देने का, आप उसका पैसा रोक के रखे हुए हैं। आप यहाँ जो भोजन का अधिकार जो कांग्रेस ने दिया, आप उसको हमको रोक रहे हैं, अन्न हमको नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए झारखंड के साथ आप क्या करना चाहते हैं? झारखंड का जो 2 लाख करोड़ रुपया है जो हमारा जीएसटी का पैसा, महाशय उसमें तो आप सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने का काम करें। यहां से मैसेज दीजिए। अब मैसेज तो आप प्रदेश अध्यक्ष ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं। अब नेता प्रतिपक्ष इतने सीनियर लीडर हैं कि आप किसको बनाएगी ये भी दुविधा में है। आप नेता प्रतिपक्ष बनाइए और विधानसभा से पारित करते हैं कि राज्य का जो बकाया पैसा है उस बकाया पैसा को केंद्र दे हमको, ताकि यहाँ का जो जितने भी संवेदना कर्मी हैं, जितने भी लोगों को हमको पैसा देना, झारखंड राज्य का विकास और झारखंड राज्य के लोगों का कल्याणार्थ हम इस पैसा का उपयोग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में चूंकि हमारी मंशा स्पष्ट है, हम लोगों ने खेल के माध्यम से भी हम लोगों ने अपने लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। हम लोगों ने गरीब बच्चे हैं जिनके अंदर हुनर है, क्षमता है, हम उनको भी सहायता कर रहे हैं, उनको हम विदेशों तक पढ़ा रहे हैं। और जो स्कॉलरशिप को ये लोग बंद करना चाहता है आरक्षण के नाम से, हम ऐसे बच्चों को कहां 500 रुपया था और कहां 2500 रुपया से 4500 रुपया हमारी सरकार दे रही है। तो ये है अंतर इनका और ये है अंतर हमारा। आने वाले दिनों में देश में सिर्फ राज्य में एक आशंका को हमको रोकना है महोदय, राज्य की जनता हमारे साथ रहेगी। यहां किसी भी परिस्थिति में हिंदू मुसलमान का जो खेल है, जिनके सांसदों ने भी करने का प्रयास किया हजारीबाग में, वैसे पुनर्वृत्ति हमको रोकना पड़ेगा और वैसे मानसिकता के लोगों को हमको यहां से भगाना पड़ेगा। केवल लॉ एंड ऑर्डर खराब करके यहां पे राज्य करना ये लोग चाहते हैं, लेकिन राज्य की जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब इनके झांसे में भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए लोग, राज्य की जनता अब कह रही है एक चीज है, इस देश की आजादी में आरएसएस के लोगों ने तो कोई कुर्बानी दिया नहीं, लेकिन इंडिया गेट में अब जाकर के मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत दाढ़ी और टोपी और टीका की बात करते हैं, कहना चाहता हूं कि इंडिया गेट में जाकर के देखिए, क्या एक भी आरएसएस का आदमी का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन दाढ़ी वाले का नाम है वहां पे, टोपी वाले का नाम है वहां पे इंडिया गेट में लिखा हुआ है। अब जा करके देख लीजिए। एक चीज है, देश को धर्म के आधार से नहीं चलाया जा सकता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमको वो उपहार दिया है जिसमें कहता है धर्मनिरपेक्षता भी एक शब्द है, और उस धर्मनिरपेक्षता में इस देश में रहने वाले कोई भी नागरिक किसी की भी उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। नतीजा क्या है कि यहाँ बौद्ध धर्म भी मानने वाले लोग हैं, जैन भी मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म को भी मानने वाले लोग हैं, सरना भी है, हिंदू भी है। अरे भाजपा के लोग तो सरना को मानते ही नहीं है, सरना शब्द क्या है उसको, लेकिन झारखंड के लोग तो मानते हैं। एक चीज है, लेकिन साफ तो जरूर हुआ, लेकिन एक चीज है, वहां से बाबा भीमराव अंबेडकर और जो चंद्रशेखर आजाद का जो फोटो था उसको भी हटाया गया। इसके बारे में भी आप जरूर कहिएगा। कांग्रेस ने देश को दिया है 18 वर्षों के तपस्या के बाद राज्य को हेमंत सोरेन की सरकार मिली, और हेमंत सोरेन के सरकार मिलने के बाद अब लोग कहते हैं असली झारखंड अभी निर्माण हुआ है।
इसीलिए कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, ये भी नारा देते हैं लोग। आने वाले दिनों में ये लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं महोदय। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी में जो चाइना जो बांध बना रहा है, जिससे भारत को भी नुकसान होना है और बहुत सारे देशों को नुकसान होना है, तो चाइना के मामला में कोई भी भाजपाइयों का 56 इंच का सीना नहीं दिखता है महोदय। एक शब्द कोई नहीं कहते हैं, भले चाइना कई 1000 किलोमीटर हमारे क्षेत्र में घुस जाए। अब तो वहां बांध का भी निर्माण हो रहा है। मणिपुर की घटना पे महोदय वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया। इन लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं है, लोकतंत्र पे इनको विश्वास ही नहीं है। दीदी, लोकतंत्र पे आपको विश्वास ही नहीं है। चुनी हुई सरकार जो मणिपुर में थी, 20 माह तक दंगाए के बाद वहां अपने राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। और चूंकि आपके पास में शासन है ही नहीं, आपके पास में वो नेतृत्व है ही नहीं कि मणिपुर को आप स्थिर करा करके फिर से आप पटरी पे ला सकते हैं। ये जो है वहां के लोगों को लड़वाने का काम भी इन्हीं लोगों का देन है। आज के तारीख में इस प्रदेश में असीम संभावनाएं है महोदय। इस प्रदेश को सिर्फ धर्म की राजनीति से बचाना है। प्रदेश खनिज संपदाओं का प्रदेश है, प्रदेश में प्राकृतिक छटा है। आने वाले दिनों में हमारी जो पर्यटन पॉलिसी है, आप अगर रांची के इर्द गिर्द भी घूमेंगे महोदय, तो यहाँ पे जितने लोग हैं जो छुट्टियां मनाने जाते हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से और अगर पर्यटन को बढ़ावा देंगे, तो मुझे लगता है पर्यटन के क्षेत्र में भी हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे, अपने लोगों को रोजगार देंगे। ये लोग डेमोग्राफी की बात करता है महोदय। ये दक्षिणी छोटा नागपुर है, ये रांची है, यहाँ का डेमोग्राफी अगर खराब किया है तो किसने खराब किया है? ये लोग हिंदू और मुसलमान की तो बात करता है, लेकिन यहाँ का अगर डेमोग्राफी को खराब करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी का स्टार्टिंग शासन काल रहा है, वही यहाँ का डेमोग्राफी को खराब किया है। एचएससी हमारा मस्तक है महोदय, राज्य का, देश का मस्तक। एशिया में सबसे बड़ा भारी उद्योग कारखाना है हमारा महोदय। यहाँ से राज्य रक्षा मंत्री भी मिला महोदय, लेकिन एचएससी के नाम पे अगर आप बात करेंगे महोदय, तो ये लोग को चुप कराया जाता है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मुंह में ये हिम्मत नहीं है कि अड्डानी और अंबानी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एचएससी को बंद कराना चाहता है, उसके खिलाफ में खड़ा हो जाए। लेकिन हम उनमें से हैं महोदय कि हर परिस्थिति में हम अपने राज्य की गरिमा को बचाना चाहते हैं। एचएससी का जो जमीन है ये अड्डानी को देना चाहते हैं, लेकिन एचएससी को चलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब रॉकेट, जब यहाँ पे जब अंतरिक्ष में एचएससी का बनाया हुआ मशीन, जब एचएससी रॉकेट में उड़ता है, तो सबसे पहले क्रेडिट लेने वाले लोग भी यही लोग हैं महोदय। तो इनके कहने माननीय में बहुत अंतर है। आने वाले दिनों में क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने आने वाले 5 वर्षों का 1 वर्षों का जो खाका है, उस खाका को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और जो आने वाले दिनों में महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है, साल भर के अंदर में हम युवाओं को रोजगार भी देंगे महोदय, और राज्य को हम अव्वल राज्य की दर्जा में भी लाएंगे महोदय। यह अभिभाषण में इंगित है महोदय। और आने वाले दिनों में ये जो यहाँ बहुत सारे छात्र जीवन से राजनीति में आए हुए लोग जो हैं महोदय, उनका उद्देश्य राज्य हित है। और आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उसके अगुवाई में निश्चित तौर से राज्य हमारा विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ेगा। और एक देश में क्योंकि 40% जो मिनरल्स है महोदय, वो हमारे राज्य को ही सुशोभित कर रहे हैं। हमारे गर्भगृह में 40% यहाँ पे खनिज संपदा है, जिसका उपयोग राज्य हित में करेंगे। और आने वाले दिनों में राज्य को एक विकसित और सबल राज्य के रूप में हम आगे ले जाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ पिछला जो सरकार रहा था महोदय, बिना कर्ज लिया हुआ हमारा सरकार बेहतरीन कार्यकाल रहा था। इनके कार्यकाल जैसा नहीं है कि हम केवल विदेशों से कर्जा ले लेकर के चुनावी ये में खर्च करें।
हम अपने संसाधन से राज्य की जनता को हम उसको रास्ता देने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपने बोलने का अवसर दिया महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह यादव, माननीय सदस्य श्री संजय सिंह यादव। हाँ है आपका, है आपका, फिर रिपीट करेंगे तो फिर आपको लेंगे, है हमारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बोलना था हमको, माननीय नरेश जी ने बोले हैं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और इस राज्य के जो महामहिम जी के द्वारा जो रोड मैप लाया गया है वह एक आईना है। माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो लाया गया है और हम लोग सब इस राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में बनाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की मेरा ठीक है, नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। ओ ठीक, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी, अपना समय पर अरूप जी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण दी गई है उसके और सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार लगातार पिछले टर्म में भी और इस बार भी हेमंत जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है वो किसान, मजदूर और आम जनता के हित में ढेर सारी योजनाएं, चाहे मैया योजना हो, चाहे तमाम जो ठेका मजदूर हो उनके पक्ष में, चाहे राज्य की बिजली बिल की माफी के मामले में हो, तमाम योजनाएं जो है आम जनता के हित में ला रहे हैं। और झारखंड में रहने वाले गरीब किसान और मजदूर के लिए वो कुछ करना चाहती है। कृषि ऋण माफ करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि विभाग के द्वारा लगातार प्रयास के बाद हम समझते हैं जो मत्स्य उत्पादन है वो भी 5 साल में 50% की वृद्धि हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड मार्जिन है। सरकार के द्वारा जो दूध के उत्पादन है उस दूध के उत्पादन में भी काफी वृद्धि की गई है और कृषि क्षेत्र की और जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी सिंचाई योजना, पुराने तालाबों को फिर से रिनोवेशन करना, नहर को फिर से और जागृत करना, ये तमाम चीजें जो है वो करने की काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के उन बातों को भी सुन रहा था जिसमें वो लोग भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे। मैं उन्हें याद दिला दूं, उस समय माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी झारखंड में और हमें लगता है जो पहले सदन में सीपी बाबू भी वहां उपस्थित थे। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा जो बाबूलाल जी के नेतृत्व को चेंज करते हुए अर्जुन मुंडा जी की सरकार आई, उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनी और 5 मंत्रियों की कारनामे जो हैं हम समझते हैं जो झारखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उस समय अगर पुराने साथी लोग थे जो भी हैं, आपको याद होगा जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग की एक बिल्डिंग जहां आरईओ और
ग्रामीण कार्य विभाग आज के दिन कार्यरत है, वो ऑफिस एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के रूप में संचालित होते थे, जहां से सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठेका दिया जाता था, जहां भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा जड़ था वहां पर। तो भ्रष्टाचार की नींव तो वहीं से रखी गई। हम ये नहीं कहेंगे जो आज भ्रष्टाचार समाप्त हो गई है, लेकिन झारखंड जब से बनी है तब से ये जो प्रथा है, ये चीजें हैं, वो रही है। अब अगले बार जब रघुवर जी के नेतृत्व में सरकार थी, पूरे दुनिया ने देखा जो किस तरीके से उड़ता हुआ हाथी का प्रचार किया गया, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के नाम से यहाँ से लोग मतलब पूरी विश्व घूमते रहे सरकार के खर्चा में, किस तरीके से सुबह नाश्ता यहाँ करते थे, शाम को दिल्ली में करते थे और रात को कहीं और करते थे। वो फ्लाइट में, चार्टर्ड फ्लाइट में लगातार अधिकारी लोग घूमते रहे और करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ खर्चा हुए। ढेर सारे एमओयू हुए, पेपर में आए, न्यूज में आए, और जमीन में कुछ नहीं। आज धरातल में आप बोलिए जितने भी एमओयू उस समय हुए थे, एक भी एमओयू की यहाँ पर जो है इंडस्ट्री लगी, इन्वेस्टमेंट आई, कुछ भी नहीं आई। तो आप अपने सरकार के तरफ भी थोड़ी अवलोकन करें तो हम समझते हैं जो ये करें। कम से कम एक चीज तो है, जो ये हेमंत सोरेन जो है वो गुरुजी के लड़के हैं, झारखंड आंदोलन से के उपज है, और वो झारखंड के सेंटिमेंट से जुड़े हुए, झारखंड की माटी से जुड़े हुए, वो जानते हैं जो झारखंड को किस तरीके से वो आगे ले जाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद कम से कम खनिज पदार्थ जो झारखंड में हम लोगों को हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा है, उस पर राज्य सरकार भी टैक्स लगाने की सोचे। राज्य सरकार अपने स्तर से टैक्स लगाए ताकि हम लोगों की जो खर्चा है, राज्य सरकार की जो आमदनी होनी चाहिए, वो हम लोगों को मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से ये भी दरख्वास्त करूंगा, जो हमारे यहाँ ढेर सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे आपके बोकारो स्टील हो, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो, ये तमाम जो संस्थाएं हैं, आपने 75% की झारखंड के लोगों का नौकरी के लिए आपने घोषणा की है, लेकिन तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हैं ये घोषणाओं पर अमल नहीं करते। इन लोगों, झारखंड के लोगों को ये नौकरी देने की काम नहीं करते। और ज्यादातर चाहे कोल इंडिया में आप देखिएगा, जितने भी एमडीओ चल रहे हैं, रेवेन्यू शेयरिंग चल रहे हैं, आपके आउटसोर्सिंग चल रहे हैं, ज्यादातर लोग जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, वो बाहर से लाते हैं, 10,000 15,000 में काम कराते हैं, ना एचपीसी देते हैं, ना तमाम चीजें देते हैं, और उन लोगों से काम लिया जाता है। सिर्फ ये नहीं, आप आज प्राइवेटाइजेशन के दौर था, जब 73 से पहले, तो सारे कोयला क्षेत्र के माइंस लठैत यूज करते थे। आज आप धनबाद में किसी भी आउटसोर्सिंग में चल जाइए, किसी भी प्राइवेट माइंस में चल जाइए, सारे के सारे लोग लठैत इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी रैयत की जमीन है उनको जबरन कोड़ देते हैं, उन पर वो भी डंप करते हैं, और जब बोलने जाते हैं तो वो जिस तरीके से बाघमारा में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई, जिस तरीके से आपके सुरुंगा में लड़ाई हुई, वो लड़ाई होते हैं। और चूंकि वो पार्टी जो है आउटसोर्सिंग के मालिक, वो काफी मालदार पार्टी होते हैं, पैसे वाली पार्टी होती है, तो साहब एक बात है, जो पुलिस से लेकर प्रशासन से लेकर तमाम जो बीसीसीएल हो या दूसरे कोल इंडिया के संस्थान हो, वो लोग समर्थन में उतर जाते हैं। तो ऐसे चीजों को सरकार को रोकथाम करना चाहिए, ऐसी गुंडागर्दी को रोकथाम करना चाहिए,
एवं रैयत के पक्ष से हम समझते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी ये यदि जरूरत पड़े एक स्पेशल कमेटी बनाकर ऐसे लोगों पर, ऐसे आउटसोर्सिंग पर, ऐसे कंपनियों पर हम समझते हैं जो ये करना चाहिए, उन लोगों को टाइट करना चाहिए, उन लोगों पर जो संरक्षण करते हैं वो सभी बंद करना चाहिए। सर सिर्फ ये नहीं, डीवीसी जितने लोग विस्थापित हुए, पैनल तो बनी, लेकिन जहां 10,000 लोग विस्थापित हुए, जहां 10,000 लोगों की जमीन गई है, उनके पैनल में महज 100, 150 या 200 लोगों की नाम है। और डीवीसी में अगर आप किसी भी छोटे चीजों की भी नो ऑब्जेक्शन मांगे, अगर राज्य सरकार डीवीसी के इलाका में काम करना चाहे तो उनकी नो ऑब्जेक्शन नहीं देती। आप वहीं पर बंगाल में जाइए, बंगाल में सारी चीजों का नो ऑब्जेक्शन मिलता है, सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, उनके CSR एक्टिविटीज होते हैं। लेकिन झारखंड की जब बारी आती है तो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट कहीं ना कहीं हाथ खींच लेते हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो चुप्पी साधे रहते हैं। तो हमें लगता है जो इन तमाम जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन पर हम समझते हैं जो हम लोगों को थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। राज्य सरकार को इसको बुलाकर इनसे बात करनी चाहिए। हो गया माननीय सदस्य। धन्यवाद। माननीय सदस्य निर्मल महतो जी नहीं है, चलिए माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। खूब कम समय में जनार्दन एकदम अभी और दो माननीय सदस्य को बोलवाना। लेकिन कल भी नहीं बोला हुआ तक बोल लीजिए, काल का ही चल रहा है। काल जिन लोगों को बोलने का अध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल जी के महोदय के भाषण में मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हमारा समय तो एकदम सीमित है, हम लोक जनशक्ति पार्टी के MLA अकेला हूं। लेकिन संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में यह अमीर प्रदेश है, यहाँ के लोग गरीब लोग निवास करते हैं। हम गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, हम गरीबों के तरक्की की बात करते हैं, हम किसानों के तरक्की की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने कहा है, पहले भी कई भाषणों में मैंने कहा है कि तभी गरीबी दूर होगा, यहाँ पर कच्चा बांध बनाया जाना चाहिए महोदय। बड़ा बड़ा डैम आप याद कर लिए कि अवार्ड जब बनाए थे 77, 76, 77 में बनाए थे, आज वही डेमों में पानी है। इसलिए महोदय, हमारा झारखंड के जो बनावट है, बिल्कुल उखाड़ खाबड़ जमीन है, वो बिहार जैसा नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन होगा और यहाँ के मिनिस्टर बैठे हैं, उनसे भी हमारा आग्रह होगा कि अगर आप अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो जरूर इन चीजों के पाएंगे कि यहाँ पर उखड़ खाबड़ जमीन है, यहाँ पक्का चेकडैम बनता है, पक्का चेकडैम में पानी नहीं रहता है, डिसल्टिंग नहीं होता है, डिसल्टिंग होने के बाद पानी बह जाता है। इसलिए हमारा आपसे आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि निश्चित तौर पे झारखंड में और खासकर चतरा जिला में, हम तो 2-3 बांध के मैं नाम बता देता हूं अध्यक्ष महोदय। हम जैसे जाते हैं, चतरा से जाते हैं तो हम लोग पहला बांध मिल जाता है आपको हिरुआ डैम। हिरुआ डैम इतना बड़ा डैम बना था, लेकिन वो पैन के निकासी नहीं हुआ है, जिसके चलते वो पानी एकदम यूजलेस हो जाता है। आप चले जाए अध्यक्ष महोदय, हंटरगंज में एक डैम बना था दुल्की डैम, दुल्की डैम भी ऐसे बना हो, कोई उसके काम के नहीं आ रहा है। आप चले जाइए महोदय, प्रतापपुर में एक डैम बना था मझगामा डैम, वो भी ऐसे है अध्यक्ष महोदय। हम साधारण रिपेयरिंग करके बढ़िया पानी दे सकते हैं, किसानों के बढ़िया से खेती करा सकते हैं महोदय। उसके अलावे मैंने कहा है कि जो शिक्षा की स्थिति है, अब स्कूल बन गए हैं, भवन बन गए हैं महोदय, शिक्षक नहीं है। आप देखिए हाई स्कूल है, एक शिक्षक है। अगर कहीं कहीं अगर हाई स्कूल बन भी गया है, अपग्रेड कर दिए हैं आप, तो वहां पर है कि आपको भवन नहीं है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे क्षेत्र प्रतापपुर प्रखंड में एक है उत्क्रमित हाई स्कूल टंडवा महोदय, टंडवा में मैंने देखा, मैंने गया देखा, वहाँ पर बदतर स्थिति है, 1200 बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय, और शिक्षक भी वहाँ पर 5-6 हैं, ठीक है, भवन नहीं है, किसी समय भी बड़ा घटना घट सकती है। दूसरा बात महोदय मैं कह रहा हूँ कि JSLPS के जो महिला सदस्य काम करती है, उसमें उसको महीना में मिलता है 1500 रुपया, और मैया सम्मान योजना मिलता है 2500, लेकिन मैया सम्मान योजना उसको नहीं मिलेगा क्योंकि 1500 उसको मिल रहा है, और दिन रात काम करती है महोदय। बहुत हमारे क्षेत्र में समस्या है। जैसे हम बताना चाहता हूँ कि धान की खेती
धान तो 80 इस बार हुआ धान महोदय, लेकिन धान की बिक्री एकदम नहीं के बराबर। उसको एक पैक्स के अध्यक्ष लिमिट कर दिया गया है कि 5000 टन से ज्यादा 5000 क्विंटल से ज्यादा खरीद नहीं सकते हो महोदय। इसमें भी भारी अनियमितता। आप सीनियर माननीय सदस्य हेमलाल बाबू जब बोल रहे थे तो हमको लगा कि निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल है, और आपके यहाँ भी यही होता होगा जो हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि हमारा अलग है आपके यहाँ अलग है महोदय। 1 क्विंटल धान के मिलता है 2400 रुपया, और बहुत जगह पर देखिए 10 किलो तो पहले सुखाव में काट लेता है, अभी भी धान सूखिए रहा है, अभी भी धान खरीदारी हो रहा है महोदय। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो कि किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, तो हमारा आपका मामला नहीं है, ये किसान से जुड़ा हुआ है। अभी कोडरमा हम देखे, कोडरमा मैडम नीरा मैडम के क्षेत्र में पिछले साल जो धान खरीदाया है आज तक वो लोग का पैसा नहीं मिला है। अमित जी आप लोग को मालूम, हमारे पास लोग आया था, हम कि माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा और कहूंगा कि जो पिछले साल धान के जो खरीदारी हुआ है उसका पैसा नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ गए हैं, उसमें हम कहें कि उन लोग के भुगतान जरूर करा दिया जाए। साथ ही साथ मतलब एकदम हम बैठ रहे हैं। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री, एक दिन हम इनका पेपर में पढ़ रहे थे, धनबाद में गए थे, धनबाद में उन्होंने कहा कि भाई ये प्रखंड मुख्यालय है बिचौलिया का अड्डा बन गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप किसी कार्यालय में जाइएगा बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि कैसे इस पर रोक लगाइएगा, कैसे नियंत्रण कीजिएगा। यही शब्दों के साथ बहुत बोलना था, समय तो लिमिट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। समीर महंती जी आपका नाम बुलाए तब नहीं तो हम देख रहे हैं 1 मिनट समय आपको देंगे, देख रहे हैं इन लोगों को बोलने दीजिए, उसके बाद देखते हैं 1 मिनट। आपका नाम हम आसन से पुकारा गया, संजोग सब नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मेरे सदन नेता मेरे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमको इस लायक बनाया है। हमारे राज्य के सारे मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष के दोनों पक्ष के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय, हम सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे जिन्होंने देश का एक सबसे बड़ा अहंकार को चुनौती देके दूसरा बार फिर से कुर्सी पर सत्ता में काबिज होने का काम किए। और हम महोदय, एक किस्सा हमको याद आया। एक बूढ़े बाप ने अपने बेटा को एक खत लिखा। बेटा जेल में था और बूढ़े बाप ने लिखा कि बेटा इस बार मैं सब्जी का खेती नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला हूं, तुम रहता तो हमको बहुत मदद करता। बेटा उसका जवाब में एक चिट्ठी लिखा कि पिताजी आप गलती से भी उस खेत को कोड़ने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि मेरा चोरी का हीरा जहरत सामान स्वर्ण मुद्रा जितना है सब उसी में गाड़ा हुआ है। चिट्ठी पुलिस के हाथ लगा और पूरे खेत को कोड़ने का काम कर दिया, खोदने का काम कर दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। बेटा फिर दूसरा एक चिट्ठी लिखा कि पिताजी अब आप सब्जी का बीज बो सकते हैं, मैं जेल में हूं, इससे ज्यादा मदद क्या कर सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति को जेल में भेज सकते हैं, उनका शरीर को भेज सकते हैं, लेकिन उनका विचार को, उनका भावना को, उनका आत्मा को जेल में नहीं भेज सकते हैं। हेमंत सोरेन जेल गए, क्या हुआ अपने वृद्ध पिता का बात सोचे। हेमंत सोरेन जेल गए, क्या हुआ अपने धर्म पत्नी का बात सोचे। अरे वृद्ध पिता और धर्म पत्नी तो दूर का बात है, नादान पुत्र का भी बात नहीं सोचे। सोचे तो सोचे झारखंड का बहनों का बात सोचे और झारखंड का बहन का भाग्य निर्माण करने का काम किया। शास्त्र में पढ़े